CIPS यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पार्टीशन सर्वाइवर की इस इंटरव्यू की लड़ी में एक और अध्याय जोड़ने के लिए आज हम पहुंचे हैं न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, श्री रतन देव चावला जी के पास। पार्टीशन 1947 यानी भारत पाकिस्तान का बंटवारा, ये मानवीय इतिहास में बड़ी त्रासदियों, जहाँ कह सकें कि विस्थापन की बहुत बड़ी घटनाओं में से एक है। भारतीय आज़ादी के इस जश्न के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा है जिसकी टीस आज भी बहुत सारे परिवार के दिलों में जिंदा है। हम इस पीढ़ी को खोते जा रहे हैं जिन्होंने इस खौफनाक मंजर को, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द को अपनी आंखों से देखा है। हमारा ये चैनल, हमारा ये डिपार्टमेंट CIPS का पर्पस भी यही है। इंटरव्यू करने के लिए हम पार्टीशन सर्वाइवर के पास जाते हैं, उनसे ये सब दर्द, उनका स्ट्रगल, भारत पाकिस्तान के बंटवारे की सच्चाई और उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इनसे कुछ सीख ले सके। आज के इस इंटरव्यू के लिए हम श्री रतन देव चावला जी के पास पहुंचे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अनडिवाइडेड भारत था पार्टीशन से पहले, जो आजकल पाकिस्तान है, वहाँ पे आपका जन्म कब, कहाँ, किस शहर में, किस ज़िले में हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। मेरा जन्म प्रॉपर मुल्तान शहर में हुआ है जी। यहाँ के हम प्रॉपर निवासी हैं जी। और पार्टीशन टाइम मैं 6-7 साल का था। जी। क्यों, बर्थडे तो उस टाइम थे नहीं। हाँ जी। देसी वो टेवे बनते थे, पंडित जी बना के देते थे। और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है वो दिल्ली में स्टडी शुरू करने, स्कूल में दाखिला लेने के लिए जो मास्टर जी ने लिख दी डेट ऑफ बर्थ, तो हमारी मदर ये कहती थी इसको दाखिल कर लो, जो तरीके लिखने लिख लो, सो दैट ही बिकम एलिजिबल। जी। पहली क्लास में मैंने दाखिला यहाँ दिल्ली में लिया आके। वहाँ से हम चले, किन मुश्किलातों में हमने वो देखा, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करते हैं। थोड़ा वहीं जहाँ आपका जो बचपन 5-6 साल का, उसकी कुछ यादें आपके दिमाग में है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर मुझे अपना मकान याद है, बाज़ार याद है, मेरे पिताजी की दुकान थी। जी जी। तो वो याद है, कितनी बड़ी दुकान थी। किस चीज़ की दुकान वो थी? दुकान थी उनकी करियाने की टाइप की, होलसेल करियाने की दुकान थी। जी। और साथ में वो हकीम की चीज़ें भी जानते थे। हाँ। जो हकीम भी होते हैं, जो पुराने लोग हैं, हाँ, इलाज के लिए। जी जी जी। तो इलाज वगैरह मेरे ख्याल कम ही करते होंगे, लेकिन मेन काम उनका 3-4 मंजिल हमारी दुकान थी। हरम दरवाजे के अंदर हम रहते थे। उस समय में 3-4 मंजिल की उस टाइम 4 मंजिल दुकान थी, बहुत बड़ा और मकान भी 3-4 मंजिल का था। ओके। तो हरम दरवाजे के अंदर मकान था और हरम दरवाजे के वहाँ दरवाजे थे। जी जी। तो अभी मैंने गूगल में देखा भी था साथ में, दोबारा रिफ़्रेश करने के लिए। वो तो खैर अभी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं वहाँ। ये दरवाज़ा वो अभी भी बना हुआ है। जी जी। जैसे वहाँ जैसे दिल्ली दरवाज़ा था, हरम दरवाज़ा था, लाहौर दरवाज़ा, कई औरों के दरवाजे वगैरह। अपना मकान हरम दरवाजे के अंदर जो थे, एक गली थी साबन वाली, उसके बाहर फाटक लगा हुआ था गेट, ताकि दरवाजे क्लोज वो जी कोई अंदर ना आ सके। तो उसमें हम रहते थे। जॉइंट फैमिली थी हमारी। मैं थे, हमारे ताया जी थे। जी। तो वो नीचे रहा करते थे, हम ऊपर थे। दादी जी थी हमारी। तो हमें अभी याद है कि जब मैं छोटा, क्योंकि मैं सबसे छोटा बच्चा था अपने घर में। जी। जब मेरा जन्म हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ। 3-4 बहनें थी पहले। जी जी। तो हर एक को लालसा होती है कि एक लड़का होना चाहिए। हाँ, ये तो हमारे मतलब हमारे हिंदुओं में ये खासकर होता है, वैसे हर एक में होता है। मतलब भारत की संस्कृति में तो ये है। तो उस करके ना, तो फिर एक मुसलमानी दाई थी जी। उसे हमारे पिता को दुकान पे आती थी। वो पूछने लगी, मोहन लाल
क्या होता, उदास बैठा है, कह रहे माँ क्या बताऊँ, जी। मेरे पास लड़के ही लड़के हैं, 4 लड़के हैं, लड़का कोई भी नहीं है। क्या भाई इतनी सी बात है, तूने मेरे को बताया नहीं आज तक। तो उसे क्या टोटके दिए, क्या बताया, कह रहे मैं आपको नुस्खा दे रही हूँ, पंसारी तुम हो ही हो, ये चीज़ बना लो तो अपनी वाइफ को खिलाना और आपका घर में बेटा पैदा होगा। तो बस किस्मत की बात थी, हम पैदा हुए वहाँ पे, तो वही दाई आई, मुसलमानी दाई थी वो जी। तो फिर खूब लाड कराए। हाँ जब जी। 4 बहनें होंगी सही है। तो जब भी लेके जाना है, उस टाइम भी वो गाड़ी होती थी, बच्चा गाड़ी, हाँ जी, हाँ जी। उसको उसमें डाल के मैं ले आते। जहाँ कोई हलवाई की दुकान आए, मैं ये वो सोने वाली वो बर्फ़ी खाऊंगा, वो वर्क लगे होते थे सोना। हाँ, तो ये मेरा पक्का रोज़ का हो गया था जी कि वहाँ जाना है। बच्चे बहनें ले आती थी, जी जी। घुमा भी लाए लाड और प्यार हो गया। वहाँ प्यार हो गया। बाकी जहाँ तक पार्टीशन की बात है, जिस दिन वहाँ झगड़े वगैरह हुए, मैं उस दिन दुकान पे ही था, हरम दरवाजे के बाहर ही। जी तो वहाँ 3-4 नौकर थे, तो हमारे पिता के यहाँ कोई मुसलमान आए 3-4, और मोहना तो अभी तक बैठा हुआ है, पीछे तो वो मुसलमान आ रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है। जी जी। फटाफट का दुकान बंद किया, बच्चों को भेज फटाफट। इसको ना थोड़ा हम पीछे लेके जाते हैं, मैं थोड़ा जैसे जहाँ पे आपका घर था, हाँ तो जी। आपके आसपास में जो रहने वाले लोग थे जी वो मुस्लिम ही थे, हिंदू थे, या सभी लोग थे, मतलब नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ हिंदू, हमारे मोहल्ले में सिर्फ हिंदू? सिर्फ हिंदू थे उस गली के अंदर। जी गली का मतलब है कि 20 एक मकान थे, जी जी। 8-10 मकान इधर, 8-10 सामने, और बीच में एक गली बनी हुई थी। तो जब आप आपको कुछ ऐसा याद है अभी वहाँ पे, जब हिंदू मुस्लिम और सिख जो भी हाँ। वहाँ पे समुदाय रहते थे, उनके बीच में जो आपसी तालमेल था वो कैसा था जब तक ये दंगे फसाद नहीं शुरू हुए थे? देखो, घर के आसपास तो कोई मुसलमान थे नहीं हमारे। जी। हाँ, मकान के बैक साइड में, जब 2 साइड ओपन होता है ना, 2 साइड ओपन था। जब दंगे शुरू हुए तो हमें याद है, ऊपर हम लोग पत्थर वगैरह लेके खड़े होते थे जी। छत के ऊपर, छत के ऊपर। और वो नीचे से जलाना चाहते थे हमारे मकानों को, ओके। दूर से आके। जी जी। उनका था कि इनको जला दें, मार दें। तो हम ऊपर से पत्थर वगैरह फेंक के ना, जो हमसे बड़े थे, सीनियर थे, समझी समझी। या कोई बोतलें होंगी, जी जी समझी। ताकि उनको आगे नहीं आने देना। हाँ, सेल्फ डिफेंस भी सेल्फ डिफेंस के लिए ना बहुत ज़रूरी था। जैसे आपकी किराने की दुकान है, उस पे भी कभी मुसलमान तो आते ही हाँ, होंगे ना? वहाँ मोस्टली काम मुसलमानों का हाँ, था वहाँ तो ज़्यादा। उनके साथ तो तभी पहले तो तालमेल सब अच्छा था। खूब अच्छा तालमेल था उनके साथ, और जो भी आना, प्यार से आना, सब कुछ करना। हिंदू की दुकानें बहुत थी वहाँ भी। जी जी। हमारी दुकान के सामने एक्चुअली मस्जिद थी, ओके। एक छोटी सी, थोड़ा सा 645 के एंगल पे ना, हाँ हाँ हाँ। तो मस्जिद थी, उसे आना जाना होता है, उनका करे सामान जाता रहता है, तो प्यार मोहब्बत था, कोई ऐसी बात नहीं थी। और एक्चुअली हमें अगर बचाया भी है तो मैं कह रहा हूँ मुसलमानों ने बचाया है। अगर वो आके हमें ना बताते दुकान पे, इस घर का तो सेफ था। अगर मारने वाले मुसलमान थे तो बचाने वाले भी मुसलमान थे। उन्होंने आगे इशारा कर दिया पिताजी को जी जी। कि यार तुम छोटे बच्चे को यहाँ लेके बैठे हुए हो, नौकर छोटे हैं तुम्हारे पास, ओके। तो पीछे से वो आ रहे हैं, जुलूस आ रहा है, मार कुटाई, जलाए जा रहे हैं दुकानों को, तुम भागो यहाँ से। उन्हें यार, उन्होंने पिताजी ने क्या किया, मेरे को मेरे ताया जी का लड़का था, वो हमारी दुकान में काम, क्या तू इसको लेके तो भाग जी घर पे, मैं आ रहा हूँ। 10-15 मिनट के बाद, घंटे के बाद में फिर आ गए मुसलमान, और मोहनलाल तो अभी बैठा हुआ है, वो तो जान प्यारी, उन्हें दुकान बंद करना, भाड़ में ये दुकान तेरी, हाँ जी हाँ जी। वो तेरे को साले जला देंगे, तू भाग यहाँ से। दुकान ऐसे छोड़ के, सब दुकानें जला रहे हैं तो तुम भी नहीं बचोगे, भागो यहाँ से। देखो, एक जैसे आज़ादी के मतलब इस बंटवारे के बारे में हम बात करते हैं, बंटवारे का ऐसा आपको कब पता चला कि देश का बंटवारा हो रहा है, जहाँ फिर ये हुआ कि सीधे दंगे फसाद हुए, उसके बीच में आपको पता चला कि कुछ वापर गया है या कुछ हो गया है? एक्चुअली इतना मैं क्लियर तो नहीं बता सकता क्योंकि अपनी उम्र के हिसाब से, हाँ, लेकिन दंगे हुए पहले, जी, दंगे के बाद ही पता लगा कि हमको ये जगह छोड़ के जानी है।
जी जब तक दंगे फसाद नहीं थे, पता ही नहीं था भाई क्यों हो रहे दंगे, जो मारते हुए आ रहे हैं। जी 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 तो लोग भाग के फटाफट घर आए। जब मैं भी छुपता हुआ आया, मुझे याद है, कुआं था, कुएं के पीछे छुप जाता है, बच्चे ने कहा यहाँ बैठ जाओ, फिर जी, भागो, जी। फिर बैठो। घर पहुंचने के अंदर भी हमारा क्या आधा पौना किलोमीटर का रास्ता था, ओके। दुकान से और घर में। जब पहली बार आपके साथ ये हुआ जो मुझे अपने आंखों से देखा मैंने। जी जी तो छोटा भाई डर तो जाता ही आदमी, हम्म, यार छुपा छुपा क्यों लेके जा रहे हैं मेरे को घर पे। किसी तरीके बचते बचाते मैं अपने घर पहुंच गया। एक चीज़ और है, जैसे आपको ये जो घटना के बारे में आप बता रहे हैं कि आप बच्चे थे, आपने ये हाँ। बचते बचाते अपने घर तक पहुंचे, एक ये घटना और उसके बाद आपका घर छोड़ना, वहां से बंटवारा हो जाना, इसमें कितना दिनों का अंतर है? मेरे ख्याल इसका कम से कम 1 महीने तो लगा होगा। अच्छा, 1 महीने तक आपने देखा? एक महीने तक वी वर अंडर द अटैक। जी, रिस्क जी। था, 15 दिन हो, हाँ। महीना हो, ऐसे ही था। उसके बाद हमें जब वो आग वगैरह बहुत घरों में आग लगाने शुरू कर दिया, करने लगे वो, जी जी या राशन पानी का दिक्कत होती है, जी तब ये वहाँ हमारे मुल्तान सेवा समिति के जो सेवादार थे, जिसे हम RSS कहते हैं, ओके जी वो लोग आए, कह रहे अब चलो बोरिया बंदो बांधो और चलो यहाँ पे कैंप, अब चलना है, इंडिया चलना है। हम्म, सारे हैरान भी, इंडिया चलना है। बल्कि मुसलमानों ने हमें ये कहा, जो पिता कहते हैं कि आप जहाँ मर्जी जाओ हिंदुस्तान में, दिल्ली मत जाना। फिर इसका क्या मतलब हुआ? क्या दिल्ली को हमने चारों तरफ से बम्बार्डमेंट के लिए ना जी वो कर रखा है, जो हमारी हाँ, मतलब नॉलेज सेफ है, सेफ नहीं सेफ होना नहीं है दिल्ली में, कहीं बाहर जहाँ मर्जी जाओ। जी और फिर आपने वापस तो आ ही जाना है, हाँ जी ये भी साथ में कह दिया। हाँ, क्योंकि ये तय नहीं था, तय नहीं था ना भाई वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्लैरिटी नहीं तो थी। क्लैरिटी थी नहीं। खैर जी, वहाँ से हमें फिर RSS वाले कैंपों में ले गए। कैंपों में 5-7 दिन रखा, 4-5 दिन, जैसे जैसे इसका टाइम आता गया। वही जहाँ मतलब वहाँ पे भी कैंप बने हुए थे? कैंप, हाँ, मिलिट्री के कैंप थे बकायदा। ओके 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 ओके। RSS उससे ज़्यादा सेवा RSS ला के ना आदमियों को कैंपों में रख दिया। जी और वहाँ जैसे जैसे आपकी ट्रेन आएगी या भाई एयर आओगे, जो भी होगा जी जी वो हिसाब होगा। और क्योंकि मैं छोटा था, लड़कियाँ मतलब सुंदर थी मेरी बहनें, जी तो डर और लगा हुआ। उस टाइम ही मेरी जो बड़ी एल्डर सिस्टर थी, शी वॉज 8th पास, हाँ, जवान लड़की। जवान लड़की थी, तो शादी करने के लिए सोच ही रहे थे उस टाइम उनकी। जी 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 तो डर होता था कहीं लड़कियों को ना उठा के ले जाए, हाँ, ये बहुत हुआ। ये बहुत खतरा था। एक मेरी बहन थी, वो भावलपुर चली गई थी अपनी बुआ के घर, मुल्तान से पहले ही, पहले झगड़े से पहले ही भावलपुर पहुंच गई थी। ठीक है। जैसे जाते हैं ना भाई के हाँ, नान चले के, जाते हैं बुआ के पास, मामे वो नान के वो वहाँ रह गई। जी जी तो 2 बहनें, एक बहन की डेथ हो गई थी, वही पहले छोटी उम्र में ही। जी जी तो 2 बहनें और एक मैं, मम्मी डैडी दादी। इधर मेरे जो ताया जी थे, जी उनकी डेथ हो गई थी। जी जी उनकी लड़कियां थी, 2 लड़कियां थी, 3 बेटे थे। वो भी आपके साथ में थे? वो हमारे, हाँ, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, हम फर्स्ट फ्लोर रहते थे। उनकी जिम्मेवारी पिताजी पे आ गई। जी वो भी सुंदर थी लड़कियां, मतलब मेच्योर थी। हाँ तो अब अकेला आदमी, जेंट्स हमारे यहाँ, जो मेरे चाचा का लड़का था, ठीक है जवान था, होगा 15-16 साल का होगा उस टाइम, हाँ जी हाँ जी। तो बच्चा ही, मतलब बच्चा ही है। अडल्ट नहीं था? हाँ, तो सारी जिम्मेवारी पिताजी पे आई हुई थी। अपना भी रखवाली करो, फिर हमारे टाइम में ऐसा होता है कि अपना बच्चों की बाद में रखवाली करो, भाई के बच्चों की पहले करो। हाँ, ये तो भाई वो मॉरल वो वैल्यू जो होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा थी। हाँ जी। आजकल तो मेरी मेरी करते हैं हम लोग, हाँ, नहीं नहीं, उसमें उसमें वो था। उन्होंने उसको हेल्प की, सब कुछ किया, पैक करके इकट्ठे हम आए, कैंपों के अंदर रहे। तो एज ए विडो, वैसे भी जब भी वो दुकान से आते थे कोई सामान लेके आना खाने पीने का ना, हाँ जी, तो सबसे पहले नीचे एक थैला नीचे देना, एक बुलाना। पहले हालांकि उनकी फैमिली को, उनकी फैमिली, भाई की फैमिली को। हाँ, हमारी मम्मी हालांकि कहती थी पहले पहले ऊपर ले तो आओ, भाई आपने क्या दिया उनको। जी लेकिन भाई भाई होते हैं, खून का रिश्ता है उनका। तो इस करके वो हम कैंप में आए। कैंप में फिर हमारी दादी जी को, सीनियर सिटीजन को ना जी भाई एयर भेज रहे थे, जी जी मैं उनके साथ 1-2 आदमी चले जाओ जी रखवाली के लिए। मुझे याद है 2-3 बार हम गए हम्म, एरोप्लेन के लिए ना, जी जी जी, एयरपोर्ट। लेकिन जैसे हमारा नंबर आया वो फुल हो जाए, ओके। फिर वापस आओ शाम को।
भाई सारा दिन वहाँ को ये नहीं कि टिकट पहले बुक नहीं होती, हाँ जी वो तो इमरजेंसी एमरजेंसी लाइन लग जाओ, जितने आदमी जो आ गए पहले आ गया। तो फिर मेरी दादी जी वो उन किसी अपने किसी रिश्तेदार के साथ मुझे याद नहीं है जी, वो बाई एयर आ गए भाई दिल्ली। हाँ वो लुधियाना आ गए दिल्ली में, वो वहाँ रहे। वो पहले आए लुधियाना आ गए, लुधियाना आ गए। वो मैसेज कर दिया हम वहाँ जाएंगे, कोई जान पहचान है वहाँ लुधियाना पहुँच गए वो। हाँ, और हम लोगों को जब हमारा टाइम आया तो हमें ट्रेन पे भेजा। आप ट्रेन पे आए? मैं ट्रेन पूरी फैमिली के साथ? पूरी फैमिली का। और ट्रेन भी कैसी थी, मतलब हम देख के भी दिल अभी भी कांपता है। ओपन ट्रेन, गुड्स ट्रेन, हाँ। जिसमें कोयले लादे जाते थे, वही मालगाड़ी वो ओपन बिना छत के, हम बैठे हुए हैं उसके अंदर। और क्योंकि छोटे थे तो चारों तरफ हमारे चलती ट्रेन में, ट्रेन की स्पीड नहीं होती थी उस टाइम ज़्यादा, हाँ नहीं वो कोयले 15-20 पे होती थी ज़्यादा स्पीड। हाँ वो। इतनी स्पीड। वो बाहर नंगी तलवारें लेके खड़े थे मुसलमान अटैक के लिए। तो वही चलती गाड़ी पे अटैक कर रहे थे। लेकिन हमारे हर कंपार्टमेंट के अंदर RSS के बंदे खड़े थे लाठियाँ लेके जी। चलती गाड़ी में, उन्होंने लाठी से पहले उनको दूर करते रहे। और हमें जो पेरेंट्स है सिर दबा के नीचे रख बैठो, सिर नीचे रखो ताकि तुम डर ना जाओ। खून वगैरह कोई देख के आसपास मारकाट हो रही है जो बाहर फील्ड में नज़र आ रहे थे, कटे पड़े हैं, खून है, वो चीज़ें वो देख के ना, ताकि हमें हर एक होता है बच्चों को वही शौक ना लगे कोई। हाँ नहीं वो तो इस तरह चलते हुए ना। हाँ, तो हम हिंदूमल कोर्ट में वहाँ आके रुके। हाँ, हमारी गाड़ी जो है हिंदूमल कोर्ट में आई। और ये भी कह रहे हैं पिताजी कि हमारी गाड़ी क्यों बच के आई इतना होने के बावजूद भी, क्योंकि सरदार पटेल ने जी हमसे एक आध दिन पहले जी एक गाड़ी जो हिंदुस्तान से मुसलमानों की जा रही थी जी, वहाँ से कट के आई गाड़ी। हमसे जो पहले 2-3 गाड़ियाँ आई हैं उधर से कट के आ रही थी, उसके जवाब में जो पाकिस्तान से कट के गाड़ी आई, मुसलमान काट दी। यहाँ पे लोग आए अध मरे, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी कुछ नहीं है। तो सरदार पटेल ने कहते हैं ये रेडी, उस टाइम रेडी हुआ करता था, रेडियो में कहा उसने तुम एक काट के भेजोगे मैं 2 भेजूँगा जी, तुम भेजो। उनके जवाब में तो इसने 2 काट के भेजी जी। इसने भी ऐसे ही काटा जैसे उन्होंने काट के भेजा, मतलब बेदर्दी जिसे कहते हैं ना, समझ उस करके हम लोग बच के आ गए। उनकी भाषा में जवाब जब तक नहीं गया तब तक उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। यहाँ आके तो यहाँ स्टेशन में आपको पता ही है हिंदूमल कोर्ट में सारे रिफ्यूजी थे। कहाँ पड़ता है हिंदूमल कोर्ट? ये गंगानगर के पास, गंगानगर, श्री गंगानगर जो है ना, जी जी जी, उसके पास ही है। अबोहर वगैरह, ठीक, क्योंकि अबोहर वगैरह में हमारे कोई दूर के रिश्तेदार भी थे पहले जी। पहले भाई बॉर्डर तो अपना हिंदुस्तान में तो आए ना, तो अबोहर भी वहाँ से मेरे ख्याल 50-60 किलोमीटर होगा गंगा हिंदूमल कोर्ट से। वही उसकी सोचेंगे कहाँ रहना है, क्या करना है। अभी तो चलो वापस तो हमने आना ही है। जी जी जी। आइडिया ये था कि हमने वापस पाकिस्तान आना है, हर हालत में आना है। हाँ, वो दिमाग में लेके हाँ, भी अपने घर को छोड़ना इतना आसान थोड़ा है। क्योंकि कहते हैं भाई दुनिया में जितने भी वो हैं राज बदले हैं, राजा बदलता है हमेशा, हाँ जी, प्रजा कभी नहीं बदलती। हाँ नहीं, ये फर्स्ट टाइम था। आजकल तो हो रहा है जैसे जो अरब कंट्रीज में हो रहा है, पॉपुलेशन बदल रही है। उस टाइम नहीं, उस तब तक नहीं था। हाँ, ये तो वैसे मतलब ये जो वाला विस्थापन था, ये जबरी उजाड़ा था, तो इसमें आपको धर्म के ब्याह पे था, परिवार की बंड, आपकी वो जमीन मार रह गई, घर, मतलब सब कुछ बहुत दर्दनाक मंजर था ये। बिल्कुल ठीक है आपने। तो इस करके वहाँ फिर वो 3-4 दिन हम स्टेशन पे रहे हिंदूमल कोर्ट में, जब तक डिसाइड करें अपना सामान ले, जो सामान ला सकते थे। हाँ जी। तो कुछ ज़्यादा सामान तो आदमी जो इम्पोर्टेंट टाइप का है वो आदमी लाएगा ना सामान। उसे हमारे पिताजी एजुकेटेड थे नहीं, मैं दुकानदार थे, तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें लाए वो वहाँ पे तो कहना तो नहीं चाहिए। हिंदूमल कोर्ट में भी ना वो बोरियाँ भर के लाए थे 2-3 घर के सामान की ना, किसी में कपड़े होंगे, किसी में खाने का होगा थोड़ा बहुत। जी जी जी। तो एक बोरी कोई रात को उठा के ले गया। ओके। मतलब अपने हिंदूमल कोर्ट पहुँचने के बाद भी तो अब रात को सोना भी है, कोई लड़का जवान और है भी नहीं जो रखवाली करे आसपास जी, तो वो भी हमें थोड़ा सा लॉस हुआ काफ़ी। तो इस तरह हम आके
हिंदुस्तान में आए, सांस ली, थोड़ा बच्चों को भी उन्होंने, जैसे होता है उसका खाना पीना तो खैर क्या होना होगा, हाँ जी, हाँ जी, गुजारे लायक कि अपना जो भी है भूखा नहीं मरो, बस ये है। तो अब 3-4 दिन वो स्टेशन में रहे। तो उसके बाद फिर हम पहुँचे लुधियाना। अच्छा, वहाँ से लुधियाना ही चले गए? फिर लुधियाना गए क्योंकि हमारी दादी वहाँ आई हुई थी। ठीक है। तो दादी को वहाँ मुलाकात हुई। खुश तो होती हैं दादियाँ अपने पोते को देखे कि मैं अकेला पोता था, जी जी, गले से लगाया, ये किया वो किया, बट शी वॉज क्वाइट इल। तो उसको इतना शौक लगा था। हाँ, सदमा पहले उसके 2 बेटों का शौक था उसको। एक बड़ा बेटा की पहले डेथ हो गई थी वहाँ जी, मुल्तान जी, में ही, जी। दूसरा ये हो गया। तो कहने के मोहन लाल तो कैसे संभालेगा इन बच्चों को सबको। तो अल्टीमेटली शी एक्सपायर्ड इन लुधियाना। वही लुधियाना पे ही अब सोचना पड़ा कि अब कहाँ जाना है। लुधियाना पहुँचने का मतलब तो ये था ना कि माता जी को साथ लेके कहीं चलेंगे। कहाँ चलेंगे, लेकिन वो और विपता में आ गए, और अपने मदर को हाँ। खो दिया उन्होंने। उसके बाद हमारा ये था कि वापस तो जाना है पाकिस्तान 100% जाना है, 99% भी नहीं। तो ऐसा करो हरिद्वार चलते हैं लुधियाना से, 4-6 महीने वहाँ काटेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। क्योंकि हमारे मुल्तान बरादरी में मोस्टली भगत लोग काफ़ी थे उस समय से। आप हरिद्वार जब मतलब अनडिवाइडेड था, हाँ तभी आते थे इसलिए यहाँ। तो हमारे यहाँ मुल्तान बरादरी में मोस्टली ये होता है, बच्चा पैदा हो जी, मुंडन उसका हरिद्वार में होगा। जी जी, लड़की शादी करनी हो पहले हरिद्वार ले जाओ, उसे स्नान कराओ, पवित्र हो जाएगी, जी, फिर उसको विदा देनी है। ओके। बहू घर में आती है, उसके बाद भी बहू बेटे को लेके वहाँ जाओ, पूजा पाठ कराओ गंगा जी की, ताकि कल्याण होगा। कल्याण कि धार्मिक लोग काफ़ी थे मुल्तान के अंदर। आस्था बहुत ही हो। आपको मालूम होगा भगत प्रहलाद जो है उसका जन्म मुल्तान में हुआ है। जी। अब मुल्तान का नाम क्यों मुल्तान पड़ा? क्योंकि मैं थोड़ा सा हाँ, इसमें हूँ सोशल लाइफ में भी। हाँ जी, हाँ जी। इसका नाम था मूल स्थान। मूल स्थान, मूल स्थान का नाम बन गया मुल्तान। जी ये जो हम होली खेलते हैं, जी जी, नरसिंह भगवान का जो जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, वो मुल्तान में हुआ है। जी, वहाँ पे प्रहलाद भगत का पहाड़ी के ऊपर बड़ा भारी मंदिर था हमारा, जी। जो अब जहाँ जैसे बाबरी मस्जिद इन्होंने गिराई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे उनको वो तबाह कर दिया उन्होंने, ठीक है, उधर प्रहलाद मंदिर को। प्रहलाद मंदिर। नहीं तो हर हफ्ते लोग वहाँ, बुद्धरे शाह कहते हैं, एक तालाब होता है शहर से बाहर, जी, वो लोग जाते थे सारे, हर हफ्ते भजन कीर्तन करना, नहाना धोना, पिकनिक टाइप की हो गई, जी। लाइफ को एंजॉय करते थे, ऐसी बात नहीं है। वो तांगे होते थे दूसरे जो रेड़े वाले, हाँ जी, हाँ जी। उसे बिठाना सब बच्चों को, लाओ चलो भाई वहाँ खाओ पियो ऐश करो, शाम तक रात तक वापस आ जाओ। जी, तो इस करके उसका नाम बुद्धरे संत कहते थे हम। वो काफ़ी फ़कीर, मतलब यहाँ के मुल्तान के फ़कीर माने हुए थे, मतलब पहुँचे हुए थे भगवान के जैसे होता है नज़दीक। लोग तो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, वो साधना वाले लोग। साधना वाले लोग थे। अच्छा फिर किसी का ना बेईमानी नहीं थी, सबसे चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई आए, हम गए, हमारा किसी ने पैसा खाया नहीं खाया। जैसे हम दुकानदार थे, जी जी जी, होल सेलर लोग ले आते थे, नेक्स्ट विजिट में पैसा देना, अगली चीज़ ले जानी। जी 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 जी, कोई हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने हमारा पैसा खा लिया होगा या नहीं देगा, मतलब रिलेशन अच्छे थे आपस में, हिंदू मुसलमानों की ईमानदारी, व्यवहार अच्छा था, खाना पीना अच्छा था। कोई अगर आता है उसको रहने की जगह भी दे देना, कोई गाँव से लोग आते थे चीज़ लेने, तो बहुत अच्छी चीज़ थी। नरसिंह अब तब से जो होलिका का वहाँ हुआ दहन, तब से होली मनानी शुरू हो गई जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब इवन कहते हैं गुरु नानक देव आए थे एक बार, श्री गुरु नानक देव। श्री गुरु नानक देव जी महाराज मुल्तान आए, मुल्तान। क्योंकि उनका काम था धर्म का प्रचार करना। हाँ जी, हाँ जी। वो शहर से बाहर जी। रुक गए, भाई मेरे को कोई वो आएंगे रिसीव करने। जी जी, तो उन्होंने अपने जो मर्दाना वगैरह थे या जो भी उनके हाँ जी, सेवादार थे, मर्दाना जी, उन्होंने शहर में भेजा, बेनू को महाराज जी आए हैं। जी, तो वो कहने लगे ये आ तो गए हैं, ज्ञान भी देंगे हमें हफ्ता 10 दिन के लिए। जी जी, तो उन्होंने एक लोटा दूध का भर के, तो उन्होंने कहा खाने पीने इंतजाम भी भेज करो कोई। हाँ जी, दूध का लोटा उन्होंने भिजवाया उसके गुरु नानक देव जी के पास, 2-4 बाल्टियाँ होंगी जो भी होगा, जो भी, हाँ जी, पूरा टन भर के ना
तो वही तरीका हम बता देंगे कब आपको कथा वगैरह कराएंगे या सत्संग कराएंगे, ज्ञान की बातें सुनेंगे। तो महादेव अपना महाराज जी, गुरु नानक महाराज जी समझ गए ये हमें इनवाइट नहीं कर रहे जी। दूध को इतना भर के दिया है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है और कुछ आने की। जी जी। अब कह रहे हैं कैसे समझाएं इन्हें, भाई ज्ञान की कोई अंत नहीं होता। क्या बात। तो उन्होंने उसके ऊपर पुष्प रख दिए, अच्छा, फूल रखे, फूलों के पत्ते रखे, तो मतलब 4 उन्होंने रख दिए होंगे। हाँ जी हाँ जी। ये लोटा गडवी कहते हैं हमारे हाँ मुल्तान जी, में, गड़वी भी हम हाँ। भी कहते हैं। तो गडवी को उन्होंने एक वापस भेज दिया प्रसाद के रूप में। जी जी। वो इशारा था तुम ज्ञान से लबालब हो, सब कुछ हो, हाँ जी नहीं फूल अगर डाल दे खुशबू तो आएगी। जी जी। तो आप इतना क्यों घबरा रहे हो हमसे। क्या बात। तो इस मतलब इतने कोटि के आपस में विचार होते थे। तो धार्मिक श्रद्धा का वो श्रद्धा का केंद्र ही था, है। श्रद्धा था, प्यार मोहब्बत थी। तो बस ऐसे टाइम कटता गया। हरिद्वार जब रहे हम जी 5-6 महीने वहाँ रहे, तो जितना माल था सब नदारत ख़त्म हो गया। जी जी। 6 महीने घर से बैठे खाना, बच्चे भी थे, तो परिवार भी काफ़ी बड़ा था हमारा। तो अब ये तो जा नहीं रहे मुल्तान वापस, भाई क्या करें, वहाँ काम भी नहीं किया कुछ पिताजी ने, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि हमारा खानदान चौधरी खानदान का रहता, चौधरी का। तो भाई क्या करें, बाकियों का काम करवाया, किसी को चावल बना के दिए, जाओ बेच आओ हर की पैड़ी पे, कुछ रोजी रोटी के पैसे मिलेंगे, कुछ होगा। तो जब देखा कुछ नहीं हो रहा, तब हम दिल्ली पहुँचे। वहाँ से हरिद्वार से फिर दिल्ली आ गए। और दिल्ली में रहने की जगह अजमेरी गेट में जो मुसलमान मकान छोड़ गए थे, जी जी जी। वो हमारे हिंदू लोगों ने कब्जे कर रखे थे, जी। ताला लगा रखा था। तो उन्होंने वो मकान 50 रुपये 100 रुपये जैसे इसका मना है ना, अच्छा वैसे हाँ ये लो, ये अपने बेस पे अपने बेस पे हम यहाँ भेज दिए, ये लो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, बैठो। दिल्ली क्यों, हम यहाँ के ना दिल्ली वाले थे एक लोग, जी। जो कौम होती है ना, उन कौम के बच्चों ने वो सब ताले मार के रखे हुए थे। वो तब हमने वहाँ पे पूछा हिम्मतगढ़ में और अजमेरी गेट, वहाँ हम रहे फिर 2-3-4 साल। तो जैसे आप पहले जैसे आपने बताया गंगानगर आए थे, वहाँ पे कोई शरणार्थी कैंप थे जब आप आए? ना कोई कम ना, हम स्टेशन से ही सीधे ना। अच्छा, कैंप में आप कहीं नहीं रहे? ना वहाँ कैंप में नहीं रहे। ठीक है, तो सीधा आप अपने जैसे ही अपने बेस पे, अपने बेस पे, हाँ यहाँ तो उस घर में रहना शुरू, घर यहाँ रहना शुरू कर दिया। तो यहाँ अजमेरी गेट जो दिल्ली के अंदर बना हुआ है, उसके नीचे स्टॉल बने हुए थे दुकानों के। जी जी। जिसने जब कब्जा कर लिया, तो हमारे पिताजी ने भी 3-4 दोस्तों ने मिल के ना वो जगह कब्जा कर लिया, भाई कोई काम तो करेंगे ना। हाँ, काम तो करना ही। तो हमने 3-4 दुकानें बना ली वहाँ, छोटी छोटी ना। जी जी। एक पान बीड़ी सिगरेट की दुकान हो गई, एक करियाने की हो गई, एक चाय की हो गई, चाय पानी की साथ साथ ना। तो आपस में मिल बैठ के वो करते थे। जैसे ना मतलब बंटवारे के समय आप और आपकी फैमिली तो आ गए, जैसे आपके दोस्त मित्र जिनको आप जानते थे, जहाँ आपके रिश्तेदार, जहाँ जैसे आपने बताया कि आपकी एक सिस्टर बहावलपुर में गई हुई थी, हाँ जी, तो वो भी कभी भारत आए कि वहीं रह गए? नहीं फिर आए, फिर आए सही, लेकिन आने के बाद वो हमें दिल्ली में आके मिल गए, वो भी दिल्ली में मिले। लेकिन वो मतलब हम जो यहाँ आए हैं वो 47 में आ ही गए थे हिंदुस्तान। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो में फिर वो कश्मीरी मोरी गेट में पता लगा, जैसे दिल्ली पहुंचने के बाद धीरे धीरे ऐसे ये बताए हमारे बुआ जी वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने वहाँ जगह कश्मीरी गेट की दीवार होती थी, अभी भी है जी, उसे मोरी गेट कहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी झुग्गियाँ डाल दी। ओके। किसी ने हमारे ओर से इरन हॉस्पिटल है दिल्ली में, अच्छा, इसके आगे सारे गवर्नमेंट ने टेंट लगा दिए थे, जी जी जी, रहने कैंप बना दिए, कैंप टाइप, जी जी भाई इसमें रहो सारे। जी। तो कोई कैंपों उसके अंदर चला गया, किसी ने मकान ले लिया, कोई हरिद्वार चले गए, जो पहले चले हरिद्वार चले गए जी, उनका तो मतलब नहीं, जो दिल्ली में आए डायरेक्ट उनके लिए कैंप लगा दिए उन्होंने वहाँ पे जी। नहीं, सबसे खूबसूरती बात ये है कि जितने हम अपना पंजाबी तो है ही हैं, मुल्तान वाले दिन पंजाब, जी जी। तो पंजाबियों ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। हाँ, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। इतिहास है। किसी ने छोटे से छोटा काम कर दिया, जो बड़ा सेठ भी थे ना, हाँ जी, उन्होंने यहाँ गुब्बारे फूक फूक के ना वो बेचना शुरू कर दिए, मांग के नहीं खाते। मांग के नहीं खाया।
किसी ने पापड़ बना के तल के ना वो बेचने शुरू कर दिए। जी तो हम ऐसे ऐसे लोग जानते, मैंने कमाल है यार, भाई वहाँ के इतने सेठ जो आते हुए कुछ नहीं ला सके। जैसे आप भी बता रहे हैं आपकी 3-4 फ्लोर की दुकान, तो दुकान, हाँ, तो जीरो से स्टार्ट किया आपने भी? यहाँ पे जीरो हो गया ना बिल्कुल, क्योंकि जो थोड़ा बहुत लाया तो हर जगह ख़त्म हो गया। जी हमारे पास दिल्ली में आने के बाद मेरे ख्याल है 100-200 रुपये भी नहीं थे। वो जो हल्का जैसे होता है मांग के वो एक मकान ले लिया, वहाँ बैठ गए। मकान भी क्या होता है, कोई टॉयलेट होता नहीं, हाँ सही है जी। कोई नल होता नहीं, बाहर नल लगा हुआ है, एक कॉमन नल हो गया। तो टॉयलेट जो कॉमन है, असौली रोड जहाँ पे है वहाँ कॉमन वो हैं टॉयलेट थे, वहाँ जाते थे पानी का डिब्बा लेके ना, सही सही। वहाँ भी लाइन लगती थी टॉयलेट जाने के लिए भी। 8-10 इकट्ठे टॉयलेट बने हुए थे। वो एक नाली बनी होती है, उसके ऊपर 2 सीढ़ियाँ वो रख दी उन्होंने, ईंटें रख दी, भाई ये तुम्हारा बैठने की जगह होगी, बीच में वाइफ और किचन है। आपको ऐसा कुछ ज़्यादा भी जो आपका बहुत करीबी हो वो ना मिला हो आपको, वो वहीं रह गए हो जान? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हरी वो भावलपुर वाले भी सारे दिल्ली आ गए जी। तो मेरे याद में कोई ऐसा नहीं है। नहीं है। लेकिन अभी 8-10 साल पहले मुल्तान से जी 5-6 आदमी आए थे, क्योंकि आई एम चेयरमैन ऑफ मुल्तान जो सभा। अच्छा, वो हरिद्वार में आए थे? नहीं दिल्ली में आए दिल्ली थे, में आए। दिल्ली में आए थे। अब मैं जी, दिल्ली जी, मैं यहीं रहता था। जी जी जी। तो भावलपुर समाज का हमारा एक वो है, भवन है यहाँ पे रिंदा प्लेस के पास। जी जी जी। तो वहाँ से मुझे टेलीफोन आया कि मुल्तान से आए हैं, पाकिस्तान में आप आओ मिलो उनसे, जी। वो आप मुल्तान वालों को मिलना चाहते हैं। हमने क्यों नहीं आएंगे, हम भी 3-4 आदमी वहाँ गए, जी उनको रहने की जगह भी दी, वहाँ पे खाने पीने इंतज़ाम भी किया और बहुत खुश हुआ दिल, उनका स्वागत भी किया। जी। तो हमने कहा ये ले तू भी हाथ डाल दे, तू भी हाथ डाल दे तो फूलों का। तो उन्होंने एक आदमी बोला यार आप मुल्तानी नहीं हो। हमने क्या मतलब, अब हार कहाँ से आ गया, हार तो हिंदी शब्द है। हाँ जी। आपको सेरा डाल दे। अच्छा। मैंने कहा यार, वो सलवार डाली उन्होंने हाँ जी हाँ जी। और ऊपर कुर्ता डाला हुआ, और उसमें हैरान था एक डॉक्टर थे उसमें। अच्छा, डॉक्टर थे, एक लड़की थी बीच में। जी जी। कह रहा मुल्तान देखने आए हैं, दिल्ली देखने आए हैं जी जी। और आप जैसे लोगों को मिलने आए हैं आपस में। हाँ जी हाँ जी। तो अब हम यहाँ से पहले हमारे पास वीज़ा के अंदर लिखा होता होगा ना, हमने वहाँ जाना है, चांदनी चौक देखना है हमने, हमने वली मरान देखना है कोई आदमी हमारे साथ चले जी, हमें दिखाओ। फिर हम आगरा भी जाएंगे हाँ जी। और हमें फिर इन्विटेशन देंगे कि हरिद्वार आओ कभी, अच्छा अच्छा। ना सॉरी मुल्तान में आओ, मुल्तान पाकिस्तान में आओ। मैंने कहा यार आएंगे तो सही, क्या तुम हमें वापस आने की गारंटी दोगे? हाँ ये सेंसिटिव, क्योंकि आपके यहाँ शक्ति इतना है, अगर हम 10-12-20 आदमी अगर हम मंडल बना के आते हैं, जी जी, आप उसमें से 1 या 2 आदमी निकाल लोगे आपकी गवर्नमेंट, जी जी जी, उनका पता नहीं लगेगा कि हम लोग इतने दिलेर नहीं हैं। हमने क्लियर कह दिया कि आपने हौसले पे आपको मुल्तान आए, आपसे मिले, हमने मकान कहा आओ अपना मकान देखो ये है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने ना, वो याद है हमारे घर के एक कोने में ना हाँ जी, एक वो बना हुआ था जैसे तंदूर होता है ना टाइप, जी, उसके जब हम आने लगे तो हमें मदद कर दी, रुको कहाँ जा रहे हो, मैंने इसे पैसे रखे हुए हैं। ओके, तो हमारे पिता हैरान, तूने पैसे रखे हुए हैं? तो एक एक सिक्का जब लेडीज़ को पता लगता है ना कमाई हाँ। होती है, वो 1-1 रुपया, उसमें चांदी के रुपया थे, हाँ ये तो अभी तक भी है। तो उन्होंने उसके अंदर डाल रखे थे। उन्होंने इसे खोदो ओके, चलने से पहले, हाँ जी हाँ जी, कुछ तो ले चलो, खोदे उसे, पैसे निकले, वो लेके वो हमारे काम आए। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि 1-1 रुपया उस टाइम भी यहाँ पे 6-7 रुपये का बिका था। हाँ जी, जो चांदी का 1 रुपया था वो दिल्ली में रुपया तो नहीं था ना। हाँ जी हाँ जी, 1939 से पहले के जितने भी रुपया सिक्के हैं वो सारे चांदी के थे, प्योर। जी, उसमें जॉर्ज की वो फोटो लगी होती ओके थी। ओके ओके, तो बाकी ज़िंदगी मैंने ये देखा, मेरी अपनी ज़िंदगी में बताऊँ पर्सनली, जी, मैंने पहली क्लास में यहाँ लिया एडमिशन मुश्किल से, तो 3 बजे मेरा स्कूल ख़त्म हो जाता था, 9 से 3, 10 से 3 जो भी होगा। तो 3 बजे के बाद हम स्कूल का काम जो मिलता है हम स्कूल में ही कर देते थे। अपन 4-5 लड़के मिल गए ना, वही। मानो 10 सवाल मिले हैं, भाई 2 सवाल तू कर, तीसरा चौथा मैं करूँगा, 5वें 6वें तू करेगा। फिर आपस में वहाँ पे टीम लेते थे, फ्री होके आते फ्री हो गया था क्या काम। यहाँ आके मैं फिर दुकान पे जाता था नौकरी करने।
जहाँ आपने वो दुकान वहीं चल रही थी? जहाँ हाँ पहले 3-4 दुकानें थी। अच्छा, वहाँ हमें 1 टका रोज मिलता था। 1 टका। वो 4-5 बजे पहुँचे, 7 बजे में जाओ बेटे घर जाओ। आओ तो हम कहते थे हरिओम, जाओ हम कहते थे चाचा जी हरिओम। जैसे चाचा हरिओम किया, जो उनके पार्टनर थे उन्हें 1 टका हमारे हाथ में रख देना, हम बड़े खुश। और ये नहीं कि टका हमारे लिए बन गया, वो हमने आगे मम्मी को देना अपनी। तो ऐसे 6-8 महीने के बाद ना एक का बेटा था, उसको उन्होंने 1 आना शुरू कर दिया देना जी। मेरे को टका मिला। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। जब हम बराबर के हैं, वो मेरे से हैं, 1 साल बड़ा है, तो फिर बड़ी मुश्किल, क्योंकि मैं बताया लाडला था, भाई दिल को ना लगाऊं। तो पिता कहने लगे भाई इसको आना दे दो, टका मेरी जेब से काट देना, ठीक है भाई आप पार्टनरशिप में। क्या नहीं हुआ। फिर आना कितने टके का होता था? 2? 1 आने के 2 टके, 2 टके होते थे रुपए के 64 पैसे। 64 पैसे, ठीक है। 16 आने, 32 टके। 32 टके, हाँ, ठीक है। 1 टके के मेरे ख्याल है 2 पैसे होते थे। ठीक है। तो फिर उन्होंने हमारे किसी और जान पहचान के थे, उसकी दुकान में मुझे लगवा दिया। अब वहाँ छोटा बच्चा क्या करेगा? जी सही। मैं 4th क्लास में था उस टाइम। तो वहाँ गया, उसकी भी चाय पानी की दुकान थी। तो वही कह रहे ये चाय दे आओ। यहाँ अजमेरी गेट पे कोने के ऊपर, अभी याद है मेरे को, दफ्तर कोने में ऑफिस था बीजेपी का, RSS का। तो मुझे छिक्का होता था, छिक्के में 2 गिलास रखे, या उसको दिया या उसके जूठे गिलास ले आ वापस। मतलब ये काम था मेरा, गिलास ले जाना, गिलास। और जिस दिन गिलास धोने वाला ना आए उस दिन क्या भी लोग अंदर बैठ के धो भी जा पीछे। यहाँ दिल्ली कॉलेज है अजमेरी गेट के ऊपर, जी। उसकी दीवार के साथ दुकानें बनी हुई थी। अब एक गिलास धो तो मेरा टूट भी गया, यार आज तो पैसा नहीं देगा ये। तो टूटा गिलास उठा के ना दीवार के पल्ले फेंक देते थे। ये बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन मतलब उस टाइम आदमी ये कहता था। नहीं, वो तो स्ट्रगल की बात है। उस समय जो दिमाग में आया, हाँ, भी बनी हुई थी, तो वो सारी चीजें किसी ने मांगा नहीं है। बचपन में हमारी मम्मी ने भी, घर वाले उस टाइम लोग ना, पिस्ता होता था, ये दिल्ली के जो रईस हैं जो पिस्ता बेचते हैं जी, वो लोगों को पिस्ता देते तोड़ने के लिए, ओके, अगेंस्ट चार्जेस। भाई ये तोड़ के आओ, तुम्हें 2 आने मिलेंगे, 5 किलो पिस्ता तोड़ने के, 2 आने 3 आने जो भी है। वो हम पिस्ता तोड़ते थे जी। रात को, पिताजी आते थे जब, वो पत्थर का लगा होता था, सारे गप्पे मारते रहो, लोग तोड़ते भी तो, पूरी फैमिली। कभी रेशम का टाइम आता था तो हमारी मम्मी रेशम वो करती थी, रेशम आया उसके वो लड़ियाँ बना के देनी। मतलब स्ट्रगल हमने जो है ना, स्ट्रगल किया। कभी वो क्या नाम है, ये होते हैं पापड़ बनाने, कभी पतंगे बनानी, मतलब सारे काम किए। कभी इसके करने के बाद वो जो शादी में होते हैं ना, लड़ियाँ लगाते हैं, उसे कहते हैं पतंगी कागज़ के, आटे से पेस्ट करके ना, हाँ वो तक हमने लगा के कमर्शियल टाइप। हाँ जी। वहाँ तक भी भाई 2 पैसे आए, मेहनत करते रहो सारे, साथ में पढ़ाई चलती रही। 4th क्लास के बाद फिर हमें गवर्नमेंट ने कहा जी ये जगह खाली करो, असल रोड वाली जगह आपको वो देंगे, मकान देंगे। उसके एवज में जैसे पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, हाँ नहीं पाकिस्तान बदले नहीं, मैं वो लोकेशन ही बदले। अच्छा, लोकेशन के बदले, ठीक है भाई अब खाली कर दो, और चलो कहाँ तुम रिफ्यूजी तो हैं ही हैं। तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने हमें, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट होता था उस टाइम, जो आज DDA कहलाता है, प्रीवियसली इट वाज नोन एज दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। ये लीगल बिल्डिंग के ऊपर इनका ऑफिस होता था। तो इन्होंने हमें क्वार्टर अलॉट किए, 1 बेडरूम प्रताप नगर में जी। इन्होंने ऑप्शन दिया हमें, चाहे आप राजेंद्र नगर में आ जाओ, हाँ जी, वहाँ चले जाओ, मोती नगर तेलंगाना में ले लो, प्रताप नगर ले गो, अंदामोल कहते थे उसको। हाँ जी। तो वो क्योंकि स्टेशन के साथ था, सौजनी स्टेशन के साथ, तो हमारे जो नेता लोग थे हमारे सोसाइटी के, जी, उन्होंने कहा ये जगह ठीक है। तो अंदामोगल में हमने मकान लिया, वहाँ रहते थे। फिर वो अजमेरी की दुकान भी छोड़ दी, उसकी एवज में भी गवर्नमेंट ने हमें किशनगंज में दुकानें दी जी। किशनगंज मार्केट जो है बहुत बड़ी मार्केट है, तो कम से कम 240 दुकान है एकदम साथ जी। वो दुकानें मिली। वो हम क्योंकि ये भाईवाल 3 थे पार्टनर, दुकान 1 मिली,
अब कैसे गुजारा होगा? जी या तो दूसरी दुकान खरीदो। फिर हमारे पिताजी ने अपने घर के बाहर ही दुकान बना ली थी। तो जब कहते हैं मैं सर्विस में 62 में सर्विस में लग गई थी। कौन सी क्लास के बाद आप जॉब में आ गए? मैं मैट्रिक की मैंने 59 में 59 1959 में। हाँ जी। उसके बाद मैं कि चला गया हिंदू कॉलेज हिंदू कॉलेज सोनीपत। जैसे सोनीपत। वहाँ से मैंने FSC की। ठीक है। जब मैं बाहर बैठ के स्टडी कर रहा था मकान के बाहर ही, जी तो एक सज्जन आए, हमारी कॉलोनी के थे। क्या बेटे क्या कर रहे हो? मैं क्या FSC कर रहा हूँ। कह रहा बड़ी अच्छी बात है, इसके बाद क्या करोगे? मैं BSc करूँगा। कह रहा बहुत अच्छी बात है, BSc के बाद क्या करोगे? यार ये क्या सवाल पूछ रहा है? मैं नौकरी करूँगा, पढ़ाई किस लिए है? क्या फर्स्ट डिवीजन आएगी? मैं कहा नहीं आएगी। भाई सेकंड आएगी, थर्ड आएगी। जब रोज ट्रेन पे जाते हैं हम इतनी दूर सोनीपत, जी जी भाई 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में लगता है, 1-2 घंटे इंतज़ार भी करनी पड़ती है। जी जी कह रहे बेटे ऐसा करना, तूने BSc बाद पता क्या करेगा? तू क्लर्क बनेगा। उसने कहा। मैं वो क्या होता है? अच्छा क्या गवर्नमेंट एंट्री क्या होता है? एजुकेटेड आदमी जो भी होता है सबसे पहले क्लर्क बनता है, जो अनपढ़ है वो PN बनता है। सही। मैं होगा, मुझे तो पता नहीं। तो कह रहे ऐसा का UPSC ऑफिस है ओके। इंडिया गेट के पास, तू वहाँ चला जा। आजकल फार्म निकले हुए हैं बेटे। अच्छा जी। जो तू क्लर्क BSc के बाद बनेगा तो पहले बन जाए ना। मैं कहा ये बात तो ठीक कह रहा है। हमने साइकिल उठाया और पहुँच गए वहाँ। वहाँ जाके फार्म लिया, फार्म भर दिया। तो उस टाइम उन्होंने कहने लगे जी वो क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते थे हाँ जी। कार्ड को रिन्यू कराने नौकरी के लिए। तो वहाँ से पता लगा जी ये लोगों की फर्स्ट डिवीज़न है। हाँ जी। उस टाइम 62 की वार होने वाली थी। हाँ तो लोग कह रहे एग्ज़ाम की कौन इंतजार करता रहेगा। गवर्नमेंट ने कहा हाँ जी जो फर्स्ट डिवीज़न है ये पास हो ही जाएंगे, जी 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 इन सबको नौकरी लगा दो। जी तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, होम मिनिस्ट्री वालों ने। जी। तो हमें वो नौकरी दे दी मार्च 62 में क्लर्क की। मैंने कहा यार अब FS के बाद ये तो काम गड़बड़ हो गया। फिर मैंने दयाल सिंह कॉलेज ज्वाइन किया इवनिंग में। इवनिंग उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको देंगे फर्स्ट ईयर में एडमिशन, जी जी क्योंकि सेकेंड ईयर में होना चाहिए। 3 साल का कोर्स होता था, 2 साल में कर चुका था। जी। खैर हमने फर्स्ट, और जूठा मैंने वो भी बनवा लिया नौकरी का सर्टिफिकेट कहीं से हाँ जी हाँ जी कि 70-80 रुपये में काम करता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉयर को देते हैं इवनिंग हाँ जी, हाँ एडमिशन। जी, हाँ जी। हमने वो भी दे दिया। फिर रिक्वेस्ट करके हमने फ़ीस माफ़ भी करवा ली। दयाल सिंह कॉलेज में फ़ीस माफ़ करवाई। गरीब आदमी है, हाँ जी। और गरीब तो थे ही नहीं, तो शक तो था नहीं। हाँ जी, हाँ जी। भाई मेहनत करते स्ट्रगल कर रहे थे। जब स्ट्रगल कर ही रहे थे। तो फिर दयाल सिंह कॉलेज वो है, पहुँच गया लोधी रोड। हाँ फिर लोधी रोड में मैं साइकिल पे जाता था। बताओ जी। कहाँ अंधा मुगल, कहाँ लोधी रोड, मेरा कम से कम 18-20 किलोमीटर है। और रात को 9:30-10 बजे हम साइकिल में 3-4 लोग ना चलाते हुए अपने अपने घरों में आते थे। और साइकिल भी वो लोग आते थे, बल्ब आगे लगा, लालटेन अच्छा। नहीं चलान होता था कनॉट प्लेस के आसपास ना, अच्छा कि आप कैसे जा रहे हो ऐसे, जी जी। आगे लाइट ज़रूर लगाओ। उसमें एक पहले था लाइट तेल वाला भी होता था, टॉर्च वाला भी होता है, मोटी मोटी टॉर्च होती जी थी। जी जी। वो करके तो फिर हम रास्ते में कनॉट प्लेस आके रुक भी जाते थे, थक जाते थे वहाँ चला के ना। 10-15 मिनट वहाँ रुके तो इधर उधर आवारागर्दी की थोड़ी सी, साइकिलें हम लॉक कर देते थे उसमें रेलिंग के साथ। जी। उसके बाद फिर अपने घर को फिर 10 किलोमीटर फिर आगे चलते थे। तो खैर मज़ा ये है कि मैं नौकरी की, उसके बाद फिर मैंने असिस्टेंट ग्रेड एग्ज़ाम दिया BA के बाद एकदम। हाँ जी। वो आई क्वालिफाइड, मेरी 8th पोजीशन थी ऑल इंडिया रैंक में। क्या बात। तो आई वॉज ऑफर्ड लंदन हाई कमीशन अच्छा। पोस्ट। और मेरे फादर कहने लगे देख बेटे बात सुन, तू है मेरा अकेला बेटा, हाँ जी। तीनों बेटियों मैंने शादी कर दी, कल को मेरे कुछ हो गया क्या होगा? कौन टेक केयर। हाँ मैं कहा यार तुम्हारी बात तो, फिर मैं बड़े जीजा की कहा, मैं कहा बड़ी किस्मत से मेरी वो है सही बात। लंदन हाई कमीशन में उस टाइम हाँ जी हाँ जी। भाई पोस्टिंग है, फ्री ट्रांसपोर्ट आना जाना फ्री है साल में एक बार, और वहाँ जगह भी दे रहे हैं, पैसे भी बहुत अच्छे दे रहे हैं। बड़ी अच्छी। तो वो है नहीं,
मैं तो नहीं, मेरी तरफ से हाँ तूने जाना जा, अब तो बड़ा हो गया है, बेशक जा, लेकिन ये तो सर्विस भी कर रहा है, सब कुछ है। तो मैं नहीं, फिर मैं जीजा ने कहा बेटे को भेज दो, इसके वहाँ लंदन जाते ही ना हम सबका उद्धार हो जाएगा, एक एक करके सबको ले आएंगे वहाँ ये। वो कह रहा यार मनोहर लाल, मेरे जीजा का नाम था, एक बात बता, कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तू मेरी सेवा करेगा? वो कह रहे हैं आप ये क्या कह रहे हो, क्या तो उसे हॉस्पिटल आगे मेरे को मिलने ही तो आएगा। भाई लाला, हम लाला ही कहते हैं फादर को ना, भाई लाला जी आपका वो क्या हाल है, उसके बाद तो अपना काम थोड़ा छोड़ेगा, ये जाता बेशक जाए, मैं अपने जो मेरे कर्म में होगा मैं रहूँगा। ठीक है। तो मैं वो फिर नहीं गया। इसके बाद मेरे एक दोस्त और था, वो आया, उसकी पोजीशन 3rd थी, मेरी 8th थी, उसकी 3rd थी, वो सिंधी था, वो भी कहने लगा यार क्या, मैं कहा नहीं यार मैं तो नहीं जा रहा। कह रहा है मेरे वाले घर वाले नहीं भेज रहे। अच्छा। फिर मेरे तसल्ली हो गई कि मेरे सीनियर रैंक का भी नहीं जा रहा, तो हाँ नहीं जा रहा, तो फिर नेक्स्ट को ऑफर मिल जाएगी जो भी है। जी जी जी। तो फिर मैं असिस्टेंट ग्रेड में, क्योंकि मैं बताया ना मैं टॉपर तो था ही, 8 को ही। तो पहले एक्सटर्नल अफेयर मेरे को मिलने लगी जी। उस टाइम एक पायलट ऑफिसर स्कीम चली थी गवर्नमेंट की जी। उन्होंने नई नौकरियां बंद कर दी लगानी जी जी 64 में ना, 64 65 में। फिर मैं चाहे रेल रोड में आ गया, नहीं तो फिर मेरा फूड मिनिस्ट्री में नॉमिनेशन हो गया। फिर वहाँ अपना एज असिस्टेंट बहुत अच्छा, क्योंकि LDC से असिस्टेंट बनने में 22 23 24 साल लगते थे लोगों को। जी जी जी। और मैं 3 साल में बन गया। जी जी। कह रहे लकी, तो क्योंकि हम भगवान के हम वो तो हैं ही हैं, प्रार्थना जैसे करते हैं ना वो सभी करते हैं नॉर्मली। जी जी। उन्होंने भगवान से यही, मैंने बताना भूल गया, जब मैं FSC कर रहा था तो मेरा पेपर ठीक नहीं हो रहा था फाइनल, तो वही मैंने एक प्रार्थना की माँ गंगा मैया से, अगर माँ गंगा मैं पास हो गया तो मैं हर साल तेरे दर्शन करने आऊँगा। हरिद्वार को कहा मैंने, भाई जहाँ मेरे पिताजी जाते हैं मैं भी हर साल आऊँगा, एक्टिव रहूँगा। ले लिया हाँ हाँ वो ले लिया और मैं पास हो गया। और देख लो 1960 61 से लेके आज तक भगवान ने लाज रखी है। आपकी श्रद्धा साधना। अब 65 साल तो हो ही गए 1960 से लेके अभी तक है। और धीरे धीरे फिर मैं सोसाइटी में जो बड़े होते हैं, बेटे बड़े हो रहे हो, तुम संभालो, ये करो वो करो, 3-4 आदमी को, तो हमारे सिर में उन्होंने पगड़ी रख दी कि आज से तुम जो सभा के मालिक हो, जैसे मर्जी मैनेज करो। तो आप कब से हो चेयरमैन इसके? वही चेयरमैन हुई 15 साल तो हो ही है जी, 10-12 साल हो गए होंगे। तो पहले मैं जनरल सेक्रेटरी था। हाँ जी। पहले सेक्रेटरी, फिर जनरल सेक्रेटरी, फिर वाइस प्रेसिडेंट, जैसे जैसे सीट खाली होती गई प्रमोट होता। हाँ, फिर हमने 83 में मैंने ट्रस्ट बनाया ये जी जो सभा का ना। हमने कहा यार हमारी जगह नहीं है हरिद्वार में अपने लिए, हम जाते हैं जोत निकाल के आ जाते हैं, भाई किसी धर्मशाला में रह जाते हैं 1 हफ्ते के लिए। तो बड़ों का और कह रहा छोड़ो ना, कौन संभालेगा धर्मशाला, कौन बैठेगा, तू जाएगा नौकरी छोड़ के, ये जाएगा। तो हमें इनकरेज नहीं किया। खैर हमने हिम्मत की, ट्रस्ट बना लिया 7 आदमियों ने। तो वहाँ से लोगों ने डोनेशन, देखो डोनेशन देने की मना नहीं होती, लोगों को विश्वास हो कि पैसा हमारा ठीक जगह लगेगा। हाँ जी, ये बड़ी बात है कि कोई इसमें बेईमान नहीं है। अब 7 ट्रस्टियों में से मैं अकेला रह गया, 6 भगवान को प्यारे हो गए एक एक करके। अब मेरा बेटा बार बार कहे पापा ये क्या हो रहा है। तो अब नया चयन भी करते होंगे उनका? हाँ, अब जो नए मेंबर बनाने के लिए हमारे को मेंबरशिप नहीं होती नहीं, वैसे जो आ जाए जो सेवा करे करे। जी, तो जैसे इसने कहा हमारे बेटे ने, पापा ट्रस्ट एक नया बना लो, अब पुराना कोई नहीं रहा, कैसे क्या होगा। तो फिर मैंने आपस में जो वर्कर थे काम करने वाले उनसे बात की, तो फिर मैंने एक नया ट्रस्ट अभी 2 साल पहले बनाया है, उसमें 10 आदमी शामिल किए हैं। भाई कल को अगर मैं नहीं रहता जी तो हमारा जो धर्मशाला वहाँ बनी है जिसपे हमने इतनी मेहनत की है, लोगों ने दान लिया है, वो तो गवर्नमेंट ले लेगी। जी जी जी, वो मैंने अब ट्रस्ट बना दिया है। लेकिन ट्रस्ट में खैर जो है गंगा माई का काम है,
इसमें ना थोड़ा मुझे जैसे थोड़ा पीछे जाते, जैसे आपको अभी मतलब आपके दिमाग में, जहन में आपका घर, वो स्थान अभी याद है आपकी याद, मेमोरी हाँ में? अभी याद है, क्यों तो- गूगल में भी मैंने देखा था। जी जी। मुझे कोई कहने लगा कि गूगल में ना सब कुछ आता है। तो आपको चलो एक जो डर है, जो मतलब हम सेफ फील नहीं करते हैं, जैसे हाँ, आपने बताया कि जाने में, मुल्तान हाँ। से है, तो वैसे कभी दिल करता है भी हाँ कभी जाके देख के आए यार? नहीं, दिल तो बहुत करता है, नहीं क्योंकि मैं बिजनेस में रहा हूँ, तो मुझे रूस से ज़्यादा डर लगता है। क्यों कहेंगे ये सारा कोई CID आदमी बन के आया है पाकिस्तान वालों से ना, जैसे सुखबीर सिंह फलाना से कई से लोगों को हाँ, उन्होंने हाँ, नहीं आने दिया। तो हमारे यहाँ महेंद्र नागपाल हैं, वो अखिल मुल्तान युवा संगठन के, ये उनका वैसे कार्ड है जी तो इन्होंने हमारी बहुत से वो किया है, हेल्प किया है। पॉलिटिशियन है ना, जी 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 ही वॉज काउंसिलर देन MLA। हाँ जी हाँ जी। तो उस हिसाब से उसने इनको, मैंने कहा ग्रुप बना के चलो। रोशना ठुकराल को भी कहा मैंने, वे आओ मिलके चले। जैसे यहाँ श्रोमणी कमेटी से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी जत्थे जाते हैं? जाते हैं, हाँ। हाँ जी हाँ जी जाते हैं। तो वो भी यही कह रहे हैं नागपाल जी, यार हम चले तो जाएं, क्योंकि हमारा एक भी आदमी अगर वहाँ फंस गया, हाँ क्योंकि अभी बड़े सेंसिटिव है ना, कभी हालात कैसे हो जाए कोई क्या हो पता ही जाए। नहीं। कह रहा है भाई मेरा दिल तो नहीं है, तुमने चौधरी बनना हो कि इकट्ठे करके ले जाओ। मैं तो खुद नहीं कर सकता, क्योंकि विजिलेंस का आदमी हूँ जी जी जी। कि बायोडेटा में वो देख लेंगे हाँ वो कहीं तो कहीं सब- साला ये खुफिया ने करने ना आया कोई चीज़ की। तो एक और चीज़ है होगी, जैसे आपके माता पिता, जैसे मतलब आप छोटे थे तो आप जैसे घर, मतलब वो घर में रहते थे, वो कभी वो बात करते थे पाकिस्तान के बारे में? कभी उनको ये बहुत गिला हो भी उनका दिल करता था वापस जाने को? जब कब तक वो इस चीज़ को लेके नहीं, जाने का तो खैर देखो नहीं, वो जब पता लग गया कि हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का अलग अलग बंटवारा अलग पक्का अलग। हो गया है, फिर तो उन्होंने वो नहीं कहा फिर वहाँ। लेकिन जो गूगल पे देखे ना, ये बाज़ार, हरम दरवाज़ा, ये गेट बन गया, ये चौक बन गया, वो एक बार देख के दिल खुश होता है, दिल करता भी है। अच्छा डर भी लगता है, जैसे आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है। जी 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 एज ए चेयरमैन ऑफ दिस सोसाइटी जी जी। लोगों को मेरा नाम पता है। मुझे पाकिस्तान से भी वो आते हैं व्हाट्सएप वगैरह, व्हाट्सएप नहीं मैं अटेंड नहीं करता डर करके, हाँ भाई किसी ऐसे ग्रुप में ना आ जाऊं, कहीं गवर्नमेंट मेरे को कहे आ जाओ जी तुम्हारे को लिंक होगा, कोई जान पहचान हाँ, होगी, इंटेलिजेंस में कुछ भी हो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कई लोग के वो आते रहते हैं। हालांकि जो तुम बताया यहाँ आए थे मुल्तान से, जिनकी हमने सेवा की थी, 5-6 आदमी जी की, जी जी। हमने उनसे भी नहीं, हाँ, कोई भाई हम contact- नहीं आएंगे हाँ, यार, भी जब आए उनका वेलकम हो गया बस। यू आर वेलकम। भाई वहाँ पे वो फाइल तो करो। हमें तुम्हारी गवर्नमेंट पे वो नहीं है, विश्वास नहीं है ना, तुम हमारी गारंटी दे सकते हो ये तो कि बात- तुम्हें सेफ वापस भेजोगे। कह रहे हैं हम आपकी बहुत खातर करेंगे, ये है वो है, सब कुछ ठीक है, खातर के लिए हम अपनी जान रिस्क में नहीं डालेंगे। जब आप वो छोटे मतलब आपकी आजू तो 6-7 वर्ष की थी, लेकिन आपको कुछ वहाँ पे जब कोई फेस्टिवल, ये जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली, लोहड़ी हो, जो वो याद है पूरे वहाँ पे इसका सेलिब्रेशन कैसे होता था? नहीं वहाँ का इतना मुझे याद नहीं है, वो नहीं याद। वो याद नहीं है। बस वही सिर्फ वो है ना बुदले सन जो पर भगत प्रहलाद का था, हाँ, वो तो आपने बस बताया। वहीं तक है, वहाँ जाना, खेलना कूदना, ऐश करना। आपको इस चीज़ का भी कोई सामना करना पड़ा है जहाँ आपको लगा हो कि जैसे रिफ्यूजी शब्द है, हाँ जब आप आए तो आपको रिफ्यूजी एक ऐसी नज़र से दे जाए, रिफ्यूजी को आपको कभी महसूस हुआ हो कि ये सोसाइटी हमें अपने से दूर रखना चाहती दूर है। रखना चाहती है, जहाँ हाँ, भाई, अलग hate तरह कर- से देख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं, हुआ कभी? नहीं ये सब होता है, क्योंकि सर्विस में भी गए जी तभी हर को पता था रिफ्यूजी है। अब जो गरीबी के मैंने आपको बात बताई, जब मैंने असिस्टेंट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया जी तो उसकी फ़ीस थी UPSC की, उस टाइम क्लर्क के एग्ज़ाम भी UPSC लेता था। जी जी जी। आगे तो UPSC सिर्फ IAS हाँ, की लेता IAS है, का लेते हैं। उस टाइम क्लैरिकल भी वही करते थे। जी जी जी। तो इसकी फ़ीस थी 28-30 रुपये असिस्टेंट ग्रेड की, वो तो मैंने भर दी, क्योंकि क्लर्क की तनख्वाह 156 रुपये थी, मुझे अभी तक याद है। स्टार्टिंग जब 156 रुपये 12 आने। पहली वाली पेज जो है 24 मार्च 1962 को मैं लगा था। तो वो जो मैं फ़ीस नहीं थी, मैं एग्ज़ाम दूँ, जब मैं रोशना बाग में तैयारी कर रहा था असिस्टेंट ग्रेड की ना, तो 2-4 जैसे आते हैं लोग, क्या कर रहे हो, फलाना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अरे यार तो IAS की तैयारी करना साथ में, कोर्स तो सेम ही है सारा। हाँ जी हाँ जी। मैं कहा उसके 88 रुपये कौन दे फीस के,
उसकी फ़ीस, एडमिशन फ़ीस जो फॉर्म भरने की है 88 रुपीज़ है। मैं कहा पहले यार एक तो पास करूँ, सही बात। हाँ, या पैरों पे पैरा खड़े। खड़ा तो हूँ, पता लगे। और जब मेरा रिज़ल्ट आया कि आई हैव क्वालिफाइड, ये रिज़ल्ट ना अखबारों में आता था, जी। मैट्रिक का रिज़ल्ट भी अखबारों में। अखबारों में। तो सिस्टम में उसका मेरा नंबर आया 8वां। तो मेरे ऊपर एक इनकम टैक्स ऑफिसर में ऑफिस में ना हाँ जी। यूडीसी थे, मिस्टर रामलाल। जी जी। तो मैं बड़ा खुश, मैं यार मैं पास हो गया। पास? मैं कहा, पागल हो गया तुम? और मैं 50 साल का हूँ, मैं अभी यूडीसी हूँ, तेरी उम्र 25 साल हार्डली है, जी जी। तो असिस्टेंट बन गया। मैं कहा हाँ यार बन गया, इसमें क्या बात है? सही बात है। नहीं, हो ही नहीं सकता। अखबार दिखाई उसे, क्या नहीं अखबार गलत है, गलत भी हो सकती है, उसकी टॉप पोजीशन बन जाए, तो इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं। मैंने कहा तूने मेरी इंटेलिजेंस कहाँ देखी? तो कह रहा अच्छा। फिर मैं यूपीएससी भागा हुआ गया कंफर्म करने कि वाकई मेरा नाम है कि नहीं है। वहाँ पता किया तो वहाँ एक क्लर्क एक और था लगा हुआ हमारे पड़ोसी का। तो कह रहा तू बैठ, मैं कॉन्फिडेंशियल पता कर गया था। कह नहीं यार तेरा नाम तो है नहीं। अच्छा। मैं क्या बकवास कर रहा है यार, अखबार में आया भैया। अच्छा मैं फिर जाता हूँ कॉन्फिडेंशियल उसमें ब्रांच में, नहीं नहीं तेरा नाम है। फिर डाउट हो गया यार, एक तो ऊपर वाले ने कहा यू कैन नॉट क्वालिफाई। कोई बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम होता है, बहुत मुश्किल होता है एग्ज़ाम। नहीं मैंने मेहनत दबा के 3 महीने ना, जी जी जी। खूब मेहनत, सुबह 9 बजे 8 बजे एक चद्दर और 2-3 किताबें लेकर रोशनाबाग चला जाता था, लंच साथ में लेता था, वहाँ बैठ के पढ़ते रहते। वहाँ बैठ के पढ़ते, शाम को वापस आता था। तो उसी का रिजल्ट था उसी मतलब। का रिजल्ट है। तो वो काम हो गया। तो फिर मैं लिख के भेजा इनको, यूपीएससी जवाब दो दैट आई हैव क्वालिफाइड। क्योंकि रिजल्ट आने में और नौकरी देने में ना 3-4-5 महीने लग जाते हैं इनको, यूपीएससी को। तो वहाँ से जवाब आया यू हैव क्वालिफाइड। तब मेरी सांस में सांस आई। 2-2.5 महीने तक मेरी सांस अटकी हुई थी जी जी। कि मैंने क्वालिफाई किया कि नहीं किया। एक जैसे मतलब बंटवारे के समय आप उम्र के हिसाब से जाएं तो मतलब आप बहुत छोटे थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपने पढ़ाई की है ना, तो जहाँ कोई लिटरेचर पढ़ा, जहाँ आपने आसपास से कहीं जानने की कोशिश की, तो आपको क्या लगता है कि उस समय जो बंटवारे के कारण थे वो क्या रहे होंगे? क्या कारण थे जो आपकी समझ में आज तक है? जो आजकल मुझे समझ में आ रहा है, ये बंटवारा हमारे पॉलिटिशियन ने बेड़ा गर्क किया हमारा। जी। इस उम्र में आके भी, पहले भी, आज 10 साल पहले भी यही सोचते थे हम लोग। हाँ जी। ये जो चाहे महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, जिन्ना हो, जी ना। या ये कश्मीर का हमारा फारूक अब्दुल्ला वगैरह, जी जी। इन तीनों की मिली भगत थी। ये को आज़ादी इन्होंने नहीं दिलवाई। जी। आज़ादी दिलवाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी। या लाला लाजपत राय, जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने लाठियां खाई, इनको कभी लाठी पड़ी आज तक? कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। जी। अब क्या थे, क्या पॉलिटिक्स थी उस टाइम? क्योंकि अब जैसे पढ़ते हैं कि नेहरू की बजाय पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इलेक्शन में पास हो गया था, महात्मा गांधी हट गया जी। कि मैं अपने आग लगा दूंगा, नेहरू को बनाओ। अब क्यों नेहरू को बनाओ पता नहीं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है किताब इसकी, महात्मा गांधी की, जी जी जी। वो हमें पढ़ती थी पहले, इसमें स्कूलों में आती थी, ओके। कॉलेज में भी उसके क्वेश्चन आंसर आते जी थे। जी जी। तो उसका खुद का ये बहुत ज़्यादा सेक्सी था महात्मा गांधी भी। जिस दिन इनके फादर की डेथ हुई है, इसने खुद लिखा है, उस दिन आई वॉज बिजी विद माई वाइफ। इसके अपने बच्चे जो है इसके कंट्रोल में नहीं थे महात्मा गांधी के। अब कैसे ये उसके चंगल में फंसा महात्मा नेहरू के, ये क्या पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिक्स है। अब कोई कह रहा है ये एक ही बाप के बेटे हैं, इनकी शक्ल मिलती भी है। अब राजीव गांधी और देखो ना फारूक अब्दुल्ला वगैरह के बच्चे जी, थे, अगर गौर से देखो आजकल तो खैर वो है ही है, उनके ऐसा लगता जीन से एक हैं कहीं ना। जी जी जी। बहुत ज़्यादा इनके नए नक्श वगैरह मिलते हैं। एक जगह मैं प्राइम मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान बन जाता हूँ, तू हिंदुस्तान बन जा। पहले ये कश्मीर है, ये अब्दुल्ला साहब वहाँ के बन गए कश्मीर के,
ये अपना प्राइम मिनिस्टर कहते थे पहले, जी 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 जी। ये तो अब जाके 370 हटी जो हटा जो भी है, जी, जी, जो हम देख ही रहे हैं। तो अब पॉलिटिक्स तो देखो जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है हर आदमी का वोट है, हाँ जी। जबकि वो कमाई करे या ना करे, हम्म। सेंट्रल फंड में कोई पैसा दे या ना दे, टैक्स दे या ना दे, सही है। बट ही इज़ मोर पावरफुल। जिस घर के 4 वोट होंगे मान लो, जी। और हमारे घर का 1 वोट होगा, जी तो जी। चलेगी तो उसकी ना। हाँ ये तो है। तो ये अभी तक सुधार हुआ भी नहीं, और लगता है होगा भी नहीं। जो हमारे डेमोक्रेसी क्या है, इन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने कोई ना कोई कंडीशन रखी हुई है वोट की, मेरा ख्याल है, जो सुना है। हो सकता है। एवरीबॉडी इज नॉट ए वोटर। जी। हिंदुस्तान में एवरीबॉडी इज वोटर। जो 18 साल का हो गया वोट डालो। टोटल। भाई गाँव में अनपढ़ लोग हैं, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। आगे खुले हैं, वोटिंग की शेयर भी होती है, आपको पता ही है। हाँ जी। कोई ना कोई जो उनका इंचार्ज होगा, इकट्ठे लमसम पैसा ले लेगा, अपने को बांट देगा, तो वोट इसे डालना है। कि हमने इलेक्शन ऑफिसर भी हमने कई बार ड्यूटी दी है, तो लमसम लोग आते हैं, थप्पड़ लगाए जाओ, इसको लगा भाई ये क्या हो रहा है ये। जी जी जी। इसमें बाहर उसको पेमेंट मिल चुकी है। क्वालिटी ऑफ पर्सन वगैरह तो ये तो अब थोड़ा एजुकेटेड लोग आने लगे हैं जी। लेकिन कितने हैं। हाँ बात तो हुई। वो भी दे आल्सो, वो जो वोट बैंक है, हर एक ने अपना वोट बैंक तो बना ही रखा है, चाहे क्वालिफाइड हो ना हो, समझ हो ना हो। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया, भाई बत्ती फ्री, पानी फ्री दे दो, ये फ्री कर दो, अपने वोट हो गए। लेकिन इट इज़ नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, सीधी बात है। तो जी अंत में आप आज की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज सीख देना चाहेंगे कि जो मतलब पार्टीशन के समय में हुआ उससे क्या सीखें, वो मतलब उनको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप हमारे साथ विचार साझा करें। मेन तो ये है जी, जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, यंग ब्लड हमारा जी। कोई समझेगा नहीं या पार्टिसिपेट नहीं करेगा पॉलिटिक्स में। जी। आजकल पॉलिटिक्स जो भी आता है वो इन्वेस्टमेंट करके ना कमाने के लिए आता है। जी जी। बहुत कम होंगे, मोदी जैसे आदमी बहुत कम होंगे हाँ जी। जिनके आगे जिसने कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया। हाँ, देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना है। ऐसे कितने आदमी हैं, टिप्स पे आप 10-12 आदमी नहीं गिनवा सकते। हर आदमी, चाहे अमित शाह भी हो, मैं कहता हूँ, उसका बेटा है कोई ना कोई इंडस्ट्री से लगा हुआ है, या और जितने भी हमारे मिनिस्टर बने हुए हैं, जी जी। हर एक ने पैसा इकट्ठा कर रखा है। जी। और पैसा भी एक लिमिट होती है ना, उसकी लिमिट इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही। भाई एक किस्त होगी, एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, अरे 6-7 जनरेशन तक का पैसा हमारे पास आ गया। जी। अब तो बेईमानी छोड़ो, अब तो देश के बारे में सोचो। तो इसके लिए यंग ब्लड को चाहे ज़रूर करना पड़ेगा, कुछ आगे आना पड़ेगा। देखो व्हाट्सएप बहुत आता है जी। ये बंद कर दो, वो बंद करे कौन? हु शुड बेल द कैट? अब मान लो वाजपेयी ने कुर्सी की 4 टांगे हैं, जी। कह रहा मैं चारों को खुश करना नहीं करूँगा, एक टांग भी अगर कम होगी, एक ग्रुप भी, तो मेरी तो प्राइम मिनिस्टरशिप गई। एक वोट के लिए किया था वो, मायावती के वोट ने लास्ट मोमेंट में वोट हटा दिया। जी जी। एंड ही हैड टू रिजाइन। मतलब किसी पे विश्वास कर नहीं सकते। जी। पढ़ा लिखा, देशभक्ति के लिए, देश के लिए ये ठीक है। बहुत तरक्की की है हमारे देश ने, अब मोदी के आने के बाद तो बहुत ज़्यादा की है। तो जो सिंसियरिटी है उसमें, वो वैसे देखो हम अपना एक छोटा सा परिवार जो है ना चलाने के लिए ना, जी। हम नहीं चला सकते। हेड ऑफ फैमिली भी, क्या मानो मैं दादा हूँ, जी। क्या समझता हूँ कि मेरा पोता या मेरा बेटा या मेरी बहू मेरी बात मानेंगे? क्योंकि इतनी जागृति आ गई है। हर किसी के वगैरह ये तो बैकवर्ड हो गए हम लोग ना, उसके अपने इंटरेस्ट है। हाँ, हर एक अपनी जनरेशन के हिसाब से जनरेशन हिसाब से, और वो ठीक भी है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है। उनके डिसीजन और हमारे डिसीजन बहुत फ़र्क है, बहुत लंबा गैप है। हाँ, हम सोचते हैं दूर की, भाई धर्म का काम करो, नंबर 2 काम नहीं होना चाहिए। भाई अभी भी मैं हरिद्वार के अंदर भी ना जी, सर्दियों में मैं फ्री चाय बटवाता हूँ सुबह। जी जी जी।
सभा की तरफ से, कोई मेरी तरफ से नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने एक वो दे दिया मैसेज जी, कि जो दान पुण्य करना चाहे इस नंबर पे 1100-2100 भेज दे उसके नाम की। अब लोग भेज रहे हैं, तो सेवा भी शेर सेवा लग रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पैसा ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, सही हालांकि आपने- मुझे यहाँ पता नहीं है, हाँ जी, मैंने जिस मैनेजर को लगा रखा है, जिस सेवादार को, हाँ जी, मैं कहा देख धर्म का पैसा है, देख लियो, सही बात है, अगर तूने खाया, दान का पैसा कभी भी किसी को पछता नहीं है। भुगतान करना पड़ेगा। दान क्या, उसका नुकसान बहुत होगा। हाँ जी, इसलिए जो तुम्हें जिस भाव से तुम्हें दे रहा है, तुम गंगा माई से उसके लिए प्रार्थना करो। सुबह 5-10 किलो दूध लेके लाइन लग जाती है। अब मैंने बंद किया 15 दिन पहले, कि उसके एक आदमी और अलग चाहिए। जी जी जी, सुबह 6 बजे उठ के चाय बनाए, फिर बांटे, तो उसको 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। जी जी जी, तो लेकिन अभी भी लोग भेज रहे हैं पैसा, ठीक, मतलब हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कोई ना कोई भेजता है। मेरे बच्चे का जन्मदिन है जी, ये बांट देना वहाँ, चाय बांट दो, रस बांट दो, रात को शाम को जलेबियाँ बांट दो। मैं भी डायरेक्ट बात करूँ, आई एम नॉट इन द पिक्चर। ठीक, भाई गारंटी मेरी ये है कि दे आर डूइंग समथिंग। जी जी जी। वे आप उनको भेज रहे हो, वो कर रहे हैं। आज की इस इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री रतनदेव चावला जी। इन्होंने हमें बहुत अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर किया, हमारे साथ अपनी स्ट्रगल की बातें बताई, देश के बंटवारे के बारे में, उसके कारणों के बारे में, और जो जो भी उनकी जर्नी रही उसके बारे में इन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया। ये सारी चीज़ें हमारे लिए आने वाले समय में एक सीख बनेगी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया सर, आपका भी बहुत हमारे बहुत साथ शुक्रिया। इंटरव्यू में आए। आपने हमें चुना, इस लायक समझा कि हम आपको इंटरव्यू दे सकें, आपसे धन्यवाद। शेयर किया। और आशा है ऐसे आप बढ़ाते रहो ताकि लोगों को पता लगता रहे, यंग ब्लड को पता लगे। हाँ जी, इसीलिए कि ये हम जो क्या है, इनिशिएट किया है बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। ने, मतलब आने वाली जनरेशन को इस चीज़ के बिल्कुल। बारे में जरूर ये मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपके थ्रू उन्होंने संडे के दिन भी आप देखो ड्यूटी पे लगे हुए हो, सेवा में लगे हुए हो। ड्यूटी के साथ साथ सेवा भी है आपकी। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको लंबी उम्र दे और शक्ति दे, बस सेवा करते रहो। इसी के साथ ही मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री जगेश जी, CIPS के चेयरमैन प्रोफेसर प्रवीण टेकचंदानी जी, CIPS के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति तेहरान जी एंड टेक्निकल असिस्टेंट गुरजीत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिनके कारण ये इंटरव्यू सक्सेसफुल हो सकी है, जिनके कारण ये हमारा सिलसिला दिन ब दिन आगे चलता जा रहा है। हम इस सिलसिले को और आगे लेके जाएंगे ताकि जो पार्टीशन के बारे में हमारी आने वाली जनरेशन और जान सके। मैं डॉक्टर दलजीत सिंह, दयाल सिंह कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब हम किसी और पार्टीशन सर्वाइवर के साथ किसी अगली इंटरव्यू में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।